हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप सभी के लिए क्लासेस बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपका आरबी हिंदी 100 मार्क का है। आज के इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं, यहां से आपके पेपर में 3 से 4 प्रश्न पक्का आने वाला है। छोटी सी क्लास है, आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाला है रामधारी सिंह दिनकर। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद उनके द्वारा की गई कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे जो कि आपसे निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके आने वाली हर क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सर समय आपको क्लास नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो सके। सेशन को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, आपको मैंने टॉपिक पहले ही क्लियर करके बता दिया है कि टॉपिक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। अब यहां से प्रश्न आपके कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के बनेंगे, जरा ध्यान से समझना। रामधारी सिंह दिनकर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जान लो कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट मारने के फिराक में होंगे कि स्क्रीनशॉट मार लेता हूं, चलो कॉपी में नोट करके याद कर लूंगा। भाई सुनो जरा ध्यान से, यहां बहुत सारी चीजें जो है आपको मैं बताने वाला हूं जो यहां पर लिखा ही नहीं गया है। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं कि इसके जन्म के बारे में, तो भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो होता है यह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहां पर होता है, तो सिमरिया बेगूसराय जिले में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जो है यह किस जाति या धर्म से संबंधित थे, तो भाई साहब धर्म की अगर बात कर लिया जाए तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है। और मैं अगर बात करूं जाति की तो यह एक भूमियार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब होती है, तो आप कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में होता है। कहां पर होता है? मद्रास में होती है। आगे अगर देखिए स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भाई साहब आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। और आधुनिक काल में कैसे कवि माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आधुनिक काल के वीर रस के कवि कौन माने जाते हैं, तो भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। या फिर देखिए, कभी कभी इस आधुनिक काल के जगह आधुनिक काल ना देकर आपके ऑप्शन में आ सकता है क्या, तो आपके ऑप्शन में आ सकता है छायावादोत्तर काल। ठीक है, क्या आ सकता है? छायावादोत्तर काल, यानी कि छायावाद काल जो था उसके बाद के कवि माने जाते हैं कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। आगे बात करेंगे भाई साहब प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रकृति जो थी वह प्रगतिवादी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर कैसे कवि थे, तो आप कहोगे क्या कहते हैं, तो प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, फिर देखना यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जहां से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और लगाना स्टार। अगर आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कब प्रदान किया जाता है, तो आप कहोगे रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया जाता है। आगे बात करेंगे, अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण एक अलग पुरस्कार है और पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1959 में ही मिलता है। ये दोनों डेट आप याद रखना है। 1959 में ही इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और 1959 में ही भाई साहब जो है इसे पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके संबंध में याद रखिएगा वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह कब प्रदान किया जाता है, तो आप कहोगे सर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में जो है क्या किया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। और यह प्रश्न कई बार आपके पेपर में आया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हो। फिर यदि मैं बात करूं यहां पर देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किसकी संज्ञा दी गई है, तो आप कहोगे सर इसे जो है युग चारण की संज्ञा दी गई है, या फिर कहा जाए तो इसे काल के चारण की संज्ञा दी गई है। इन सभी फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट को देखते हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं और यह
स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में, मैं इसे भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। अगर पूछा जाए कि दिनकर राष्ट्रवादी एवं साम्राज्य विरोधी कवि थे, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, तो आप कहोगे दिनकर राष्ट्रवादी एवं साम्राज्य विरोधी कवि थे, यह कहा गया है काशीनाथ सिंह के द्वारा। अगर बात कर लिया जाए कि दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे, क्या थे भाई साहब, दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य माने जाते थे, यह ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। और आपको बस इस पर स्टार लगा के इसे अच्छे से जरूर याद कर लेना है। आगे बात करेंगे भाई साहब, देखिए दिनकर ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को क्या दिया, स्वर दिया, ऐसा कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था दिनकर के संबंध में, तो राम वृक्ष वेणीपुरी के द्वारा कहा गया था। आगे स्टार लगाइएगा स्टेटमेंट पर। देखिए आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। तो यह कुल जानकारी जो थी किसके संबंध में था भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में। अब आइए बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए मैं बात करता हूं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो सबसे पहला देखो इसको समझने की कोशिश करना, आखिर यहां पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। देखो बात कर लेते हैं सबसे पहले पहला रचना जो कि आपसे पूछा जा सकता है, मनुज का श्रेय किसकी रचना है, तो आप कहोगे मनुज का श्रेय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि किससे संकलित है, तो भाई साहब कुरुक्षेत्र एक काव्य संग्रह है। क्या है, कुरुक्षेत्र एक काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। और यह काव्य संग्रह भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह काव्य संग्रह जो है भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। और जिसका प्रकाशन कब होता है, तो कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह का प्रकाशन 1946 ईस्वी में होता है। और इसी काव्य संग्रह में संकलित है आपका कौन, तो मनुज का श्रेय, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आगे मैं बात करूंगा यहां पर, देखिए इसकी अगली कृति आपको याद रखना है, वह है व्याल पर विजय, या कभी कभी ऐसे दे दे आपको व्याल विजय, क्या दे सकता है, व्याल विजय, या फिर कहे कि व्याल पर विजय, यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्याल विजय जो है यह कौन सी विधा है, तो आप कहोगे यह जो है यह एक कविता है। क्या है, यह एक कविता है। और जरा ध्यान से समझना, इस कविता में जो है नाग की प्रकृति, नाग सांप जानते हो ना, नागिन डांस भाई साहब, ठीक है, नाग की प्रकृति का क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। और मैं बात करूं यह किस नाग की प्रवृत्ति, तो आपने कृष्ण लीला देखा होगा, ठीक है, कृष्ण लीला जहां पर क्या कहते हैं कालिया नाग का आपने कांड देखा होगा, कृष्ण भगवान कैसे उसके फन पर जो है क्या करता है, तो फन पर चढ़कर बांसुरी बजाता है। और उन्हीं चीजों का वर्णन जो है भाई साहब आपके इस व्याल पर विजय में किसके द्वारा, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है। फिर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की अगली कृति के बारे में, तो आप कहोगे सर गीत अगीत जो है यह क्या है, तो गीत अगीत किसके द्वारा लिखा गया है, सबसे पहले तो यह इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आगे मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए यह कौन सी विधा है, तो कहोगे गीत अगीत जो है एक कविता है। और इस गीत अगीत कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखना मेरे भाई, आप कुछ भी नहीं 2 से 3 बार आपको एक वीडियो को जो है आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है, बस एकाग्रचित होकर। पेपर में प्रश्न आएगा, तुम निश्चित ही पेपर की खोपड़ी में छेद करके आने वाले हो। आगे बात करेंगे, प्रश्न यहां से बन सकता है, कहने लगा चांद। कहने लगा चांद जो है एक कविता है, जिनके लेखक जिनके कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। कहने लगा चांद किसके द्वारा लिखा गया है, भाई साहब यह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और क्या कहने लगा चांद, चांद तो अब यह कह रहा है कि आ, और यहां पर क्या है, तो इसे सुहाना बना, क्योंकि आपको पता है भारत ने चांद को फतेह कर लिया है, जीत लिया है। इसलिए याद रखोगे भाई साहब भारत ने चांद को जीता, यानी कि कहने लगा चांद किसके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। आगे बात करेंगे, यहां पर ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। पहला तो है आपका युधिष्ठिर की गलानी, और इसके बाद है आपका भीष्म का पश्चाताप। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर युधिष्ठिर की गलानी और भीष्म का पश्चाताप, तो इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और ये दोनों के दोनों रचना जो है यह कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह से संकलित है। और मैं बात करूं, देखिए यहां पर एक सुंदर सा प्रश्न आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक चलता है, तो आप कहना कुरुक्षेत्र जो है यह 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? कुरुक्षेत्र जो है यह 18 दिनों तक चला था। फिर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की अगली रचना जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है? हाहाकार या फिर पूछा जा सकता है हुंकार। क्या पूछा जा सकता है? हाहाकार या फिर हुंकार, जो कि एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। यह प्रकाशन डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। स्टार लगाना, यहां पर यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म एक कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अब यहां से देखिए आपको मैं बताने वाला हूं क्या, तो रामधारी सिंह दिनकर की गदखंड के बारे में। गदखंड क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अर्धनारीश्वर किसका गदखंड है, तो भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर का है। देखिए गदखंड की जगह आपको यहां पर अर्धनारीश्वर के लिए निबंध संग्रह भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? निबंध संग्रह भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और यह निबंध संग्रह जो कि अर्धनारीश्वर है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कब प्रकाशित किया गया, तो 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए स्टार लगाना। संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी बार बार एग्जाम में आता है और यह एक गदखंड है। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर का गदखंड, जो कि 1956 में इसे प्रकाशित किया गया था। आगे बात करेंगे देश विदेश, जो कि एक गदखंड है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया था। अब ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद रखना है। पहले की अगर बात किया जाए तो पहला है, अगर आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह, रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह, तो आपको याद रखना है विजय संदेश, जिसे कब प्रकाशित किया जाता है? 1928 में प्रकाशित किया जाता है। और आगे मैं बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम कविता संग्रह क्या है, तो वह है भाई साहब आपका रेणुका। क्या है? वह है आपका रेणुका। और रेणुका का प्रकाशन कब है, तो भाई साहब इसका प्रकाशन जो है नवंबर 1935 में किया जाता है। इन सभी फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आज के इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। एक तरीके से कहूं तो आपके पेपर के लिए ये बिल्कुल ही सफिशिएंट क्लास है, ठीक है। इसलिए अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कर लो, ताकि पेपर में यहां से जैसे ही क्वेश्चंस आए आप उसका गर्दा छोड़ा दो, ठीक है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो छोटा सा आपको एक काम करना है हमारे लिए, और चैनल को सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लासेस आपको समय से मिल सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हर लाइक मोटिवेट करती है यार। व्यू बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। लाइक फ्री में करना है, लाइक बटन को दबाइए, ठीक है। लाइक करो या डिसलाइक फर्क नहीं पड़ता, बट कर दो यार, ठीक है। लाइक कर दो, कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी लगी। विशेष आप लोगों से हम लोग एक नई क्लास में मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मैं जय हिंद, वंदे मातरम।